नमस्कार दोस्तों, आपका भरपूर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा आरएस एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करेंगे मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ का इतिहास संपूर्ण राजस्थान के इतिहास में सबसे गौरवशाली इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा जैसे महान राजा हुए थे। तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो यहाँ पर जो शासन करने वाला जो राजवंश था, उस राजवंश का नाम है गुहिल राजवंश। राजवंश का नाम है गुहिल राजवंश। और यही राजवंश आगे चलकर सिसोदिया राजवंश कहलाएगा। तो यहां पर जिस राजवंश ने शासन किया उसका नाम है गुहिल राजवंश, और यही आगे चलकर फिर क्या कहलाया, सिसोदिया राजवंश। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले कि इस राजवंश के संस्थापक कौन थे। संस्थापक, तो गुहिल राजवंश के संस्थापक हैं गुहिल। गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन है, गुहिल। और इन्होंने 566 ईस्वी में गुहिल राजवंश की स्थापना की। गुहिल राजवंश की स्थापना की। तो हम कह रहे हैं कि गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की, गुहिल ने। और कब की, 566 ईस्वी में। अब सवाल आता है कि हम किस आधार पर कह रहे हैं कि गुहिल राजवंश की स्थापना गुहिल ने की और 566 ईस्वी में की। तो इसके लिए हमको एक अभिलेख मिला, और उस अभिलेख का नाम है शामोली का अभिलेख। शामोली अभिलेख। अब बात करते हैं कि इस अभिलेख की, है ना, शामोली अभिलेख की। तो शामोली अभिलेख किसी राजा शिलादित्य नाम के राजा से संबंधित है, और ये जो शिलादित्य है ये गुहिल का 5वां वंशज है, ऐसा इस अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है। पहली बात तो क्या है, ये अभिलेख किससे संबंधित है, तो यह अभिलेख शिलादित्य नामक राजा से संबंधित है। शिलादित्य नामक राजा से संबंधित है। संबंधित है। जो कि गुहिल का 5वां वंशज है। जो कि गुहिल का 5वां वंशज है। जो कि गुहिल का 5वां वंशज है। और यह अभिलेख है 646 ईस्वी का। यह अभिलेख कब का है, 646 ईस्वी का। अब देखो, यहां से हमको गुहिल का नाम तो मिल गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि गुहिल ने गुहिल राजवंश की स्थापना की 566 ईस्वी में। तो इस बात की जानकारी देखो कैसे मिलती है। अगर किसी राजा का शासनकाल देखा जाए तो औसत शासनकाल आता है 20 साल। ये गुहिल है, और जो शिलादित्य है वो गुहिल का 5वां वंशज है। तो गुहिल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कौन है, शिलादित्य। और शिलादित्य के नाम टाइम का ये अभिलेख है 646 ईस्वी का। तो इससे पहले कोई राजा हुआ होगा तो उसका टाइम पीरियड रहा होगा 626। इससे पहले कोई राजा रहा होगा तो उसका टाइम पीरियड रहा होगा 606। इससे पहले कोई राजा रहा होगा उसका टाइम पीरियड रहा होगा 586 ईस्वी। और इससे पहले जो राजा है गुहिल, उसका टाइम पीरियड रहा होगा 566 ईस्वी। तो ध्यान रखना, गुहिल राजवंश का जो कालक्रम निर्धारित करते हैं तो किस अभिलेख से निर्धारित किया जाता है, शामोली अभिलेख से, है। तो ये भी हम लिख सकते हैं। साथ में गुहिल राजवंश की जानकारी देने वाला ये प्राचीनतम अभिलेख है, तो ये बात भी हम लिख लेते हैं। यह है
गुहिल राजवंश की जानकारी देने वाला, गुहिल राजवंश की जानकारी देने वाला की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है, देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। कहने का मतलब इससे पुराना कोई ऐसा अभिलेख नहीं मिला है जो गुहिल राजवंश की जानकारी दे। तो यह अभिलेख क्या है? गुहिल राजवंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख। और ध्यान रखना, सामोली अभिलेख से ही गुहिल राजवंश का कालक्रम निर्धारित किया जाता है। प्राचीनतम अभिलेख है, ठीक है। साथ में और कुछ जानकारी भी देता है। ये जानकारी देता है जावर माता मंदिर की। यह अभिलेख जावर माता मंदिर, यह अभिलेख जावर माता मंदिर तथा जावर में जो माइनिंग थी उसकी जानकारी देता है कि जावर में एक उद्योग हुआ करता था, खनन उद्योग, तो उसकी भी जानकारी ये देता है। तो यह अभिलेख जावर माता मंदिर व जावर में खनन उद्योग की जानकारी देता है, जावर में खनन उद्योग की जानकारी देता है। उद्योग की जानकारी देता है। ये अभिलेख है सामोली अभिलेख। दोबारा देखें, यह अभिलेख सामोली अभिलेख कब का है? 646 ईस्वी का। कोई राजा है शिलादित्य, उससे संबंधित है और शिलादित्य गुहिल का 5वां वंशज है। साथ में यह अभिलेख गुहिल राजवंश की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। इसके बाद यह अभिलेख जावर माता मंदिर और जावर में खनन उद्योग की जानकारी भी देता है, ठीक है। तो हम देख रहे थे गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की? गुहिल ने। और इस बात की जानकारी हमको मिलती है सामोली अभिलेख से। अब गुहिल राजवंश की कई शाखाएं हुई, तो गुहिल राजवंश की शाखाएं, गुहिल राजवंश की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ गुहिल डायनेस्टी, गुहिल राजवंश की शाखाएं। तो एक तो मेवाड़ में इनका शासन रहा, तो हम लिख लेते हैं इनको। मेवाड़ में गुहिल राजवंश का शासन रहा। फिर मेवाड़ से एक राजा चले गए डूंगरपुर, तो डूंगरपुर के गुहिल। और इसके अलावा है बांसवाड़ा, इसके अलावा है प्रतापगढ़, और इसके अलावा है शाहपुरा। तो ये शाखाएं तो राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा गुहिल और भी कई जगह इन्होंने शासन किया। जैसे नेपाल में हम देखेंगे कि नेपाल में भी गुहिल राजवंश का शासन रहा था। क्योंकि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो गुहिल की राजस्थान में कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन सी? एक तो मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। और आज हम स्टार्ट कर रहे थे मेवाड़ का इतिहास, तो अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ के गुहिल। मेवाड़ की गुहिल। तो सबसे पहले हम वापस रिवाइज कर लें, गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की? तो गुहिल राजवंश की स्थापना की गुहिल ने। कब की? 566 ईस्वी में। इस बात की जानकारी हमको कहां से मिलती है? सामोली अभिलेख से। और सामोली अभिलेख कब का है? 646 ईस्वी का। एक राजा हुए थे शिलादित्य, उनसे संबंधित है, जो कि गुहिल का 5वां वंशज था। और यह अभिलेख गुहिल राजवंश की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख जावर माता मंदिर और जावर में खनन उद्योग की जानकारी देता है। अब अगले महत्वपूर्ण राजा आते हैं, उनका नाम है बप्पा रावल। बापा रावल।
अब थोड़ी सी हम कहानी देखते हैं। देखो, जो गुहिल राजा बने थे, जब गुहिल राजा बने थे, तो गुहिल जब राजा बने तो ये भीलों के सहयोग से राजा बने थे। किनके सहयोग से राजा बने थे? भीलों के सहयोग से राजा बने थे। तो राजा बनने के बाद गुहिल ने ये अनाउंस किया कि भीलों को मैं अपने शासन में प्रमुख पद दूंगा और इनसे कोई कर वसूला नहीं जाएगा। और गुहिल के वंश में एक राजा होते हैं महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड ने क्या किया? गुहिलों को उच्च पदों से नीचे उतार दिया। साथ में इस महेंद्र सेकंड ने भीलों से क्या करना शुरू कर दिया? कर वसूलना शुरू कर दिया। जब भीलों को लगा कि ये हम पर जाति कर रहा है और इसके जो गुहिल राजवंश की स्थापना हुई, तो भीलों को लगता था कि हमारी वजह से इस राजवंश की स्थापना हुई है। और महेंद्र सेकंड ने क्या कर दिया? इन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो भीलों ने संगठित होकर महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी, है ना। और इसका एक बेटा था बप्पा रावल, उसको भी मारना चाहा। लेकिन क्या हुआ, कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने इसको बचाया और उसको बचाकर ले गए नरवर के जंगलों में। नरवर के जंगलों में, और नरवर के जंगल कहां पड़ते हैं? एमपी में। और वहां पर बप्पा रावल एक ऋषि थे, हारित ऋषि, इनकी गाय चराया करते थे। और बाद में हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार करेंगे। तो ये सब कुछ हम लिख लेते हैं। तो अगले महत्वपूर्ण राजा आते हैं बप्पा रावल। सबसे पहले आता है इनका वास्तविक नाम। वास्तविक नाम इनका बप्पा रावल नहीं है, इनका वास्तविक नाम है कालभोज। तो इनका वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। तो बात की जाए कि बप्पा रावल क्या है, तो बप्पा रावल इनकी टाइटल है, लेकिन फेमस नाम क्या हो गया? बप्पा रावल। वास्तविक नाम क्या है इनका? कालभोज। किसकी गाय चराते थे? हारित ऋषि की गाय चराते थे। प्रारंभ में बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराते थे। हारित ऋषि की गायें चराते थे। इन्होंने खूब सेवा की हारित ऋषि की। तो हारित ऋषि ने फिर इनको आशीर्वाद दिया चित्तौड़ जीतने का। तो इन्होंने क्या किया? बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से मान मोरी को हराकर, इनका नाम मान मोरी भी मिलता है, मान मौर्य भी मिलता है। तो मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। ठीक है, ध्यान रखें, बप्पा रावल इनका वास्तविक नाम है कालभोज। ये हारित ऋषि की गायें चराते थे। फिर बाद में हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये क्या करेंगे? मानमोरी को हराएंगे और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेंगे। और ये बात है कब की? 734 ईस्वी की। तो ध्यान रखना, बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मानमोरी को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अब ये राजा बन गए चित्तौड़ के। अब राजा बन गए तो राज्य करने के लिए इनको चाहिए राजधानी। तो इन्होंने राजधानी बनाया किसको? नागदा को। राजधानी किसको बनाया? नागदा को। राजधानी बनाया इन्होंने नागदा को। तो ध्यान रखना, बप्पा रावल ने किसको राजधानी बनाया था?
नागदा को राजधानी बनाया था। इसके बाद अब चूंकि बप्पा रावल हारित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बने थे और हारित ऋषि का संबंध था लकुलिश संप्रदाय से, लकुलिश संप्रदाय से। हारित ऋषि का संबंध किससे था? लकुलिश संप्रदाय। इस संप्रदाय का एक नाम और है पाशुपात संप्रदाय। यह एक संप्रदाय है जो भगवान शंकर को मानता है। तो ध्यान रखना, हारित ऋषि का संबंध किससे था? पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय से। तो बप्पा रावल ने क्या किया? इसी संप्रदाय का एक मंदिर बनवाया भगवान शंकर का, और उस मंदिर को कहते हैं एकलिंगनाथ जी का मंदिर। जी का मंदिर। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं। बप्पा रावल ने एक जगह है कैलाशपुरी जो नागदा में पड़ती है, कैलाशपुरी। नागदा में एकलिंगनाथ जी का, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि एकलिंगनाथ मंदिर किसने बनवाया? बप्पा रावल ने। और एकलिंग जी का मंदिर कहां स्थित है? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में मंदिर बनवाया। अब एक चीज नोट करके लिखेंगे, नोट करके हम ये लिखेंगे, मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। देखो क्या होता है कि कोई भी राजा भगवान के प्रति जब अपनी आस्था प्रकट करता है तो क्या करता है कि भगवान को अपने राज्य का राजा मानता है और खुद को उसका सेवक, है ना। तो यही चीज यहाँ थी। तो मेवाड़ के जो राजा है वो स्वयं को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का दीवान। और वैसे आप अगर आपने महाराणा प्रताप का एक गाना सुना होगा तो उसमें एक लाइन आती है, वो एकलिंगनाथ दीवान खटे, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो मेवाड़ के जो राजा है उनको कहा जाता है एकलिंग जी के दीवान, तो खुद को मानने लग गए थे, है ना। ये चीज आप ध्यान रखें। इसके बाद राजधानी इन्होंने बना ली, एकलिंग जी का मंदिर बनवा दिया और मेवाड़ में चलाए सबसे पहले सोने के सिक्के। तो ये भी ध्यान रखना, बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए, ठीक। और उनमें से एक सिक्का मिला है जिसका वजन है 115 ग्रेन। ग्रेन क्या होता है? वजन मापने की एक यूनिट होती है ना। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो थे बप्पा रावल। इन्होंने मेवाड़ में क्या चलाए? सोने के सिक्के चलाए। इसके बाद इन्होंने क्या किया? गजनी के एक शासक को हराया था और उस शासक का नाम था सलीम। तो गजनी के शासक सलीम को हराया बप्पा रावल ने, है ना। गजनी के शासक सलीम को हराया, सलीम को हराया और वहां पर अपने भतीजे को राजा बना के आ गया तथा अपने भतीजे को, गजनी का अपने भतीजे को
गजनी का शासक बनाया। तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद देखो, जब ये गजनी अभियान के लिए जाते हैं, तो ये अगर हम वर्तमान इंडिया की बात करें हमारा, और इधर पड़ता है पाकिस्तान, ये हमारा इंडिया, ठीक है, और यहां अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में यहां पर है गजनी। तो बप्पा रावल जब गजनी जा रहे थे तो पाकिस्तान में इन्होंने एक जगह पर अपना सैन्य शिविर लगाया था। क्या लगाया था? सैन्य शिविर। कहने का मतलब सेना ने वहां पर विश्राम किया था काफी दिन तक। तो ये कोई भी आदमी अगर यहां से गुजरता पूछते कि ये कौन है, ये कहते हैं रावल का पिंड है। रावल मतलब बप्पा रावल की बात कर रहे हैं, पिंड मतलब जगह, है ना, जहां पे रावल रहता है, तो रावल का पिंड है। और धीरे धीरे इस जगह का नाम पड़ गया रावलपिंडी। तो अगर आप देखें तो वर्तमान पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, उसका नाम बप्पा रावल के नाम से है। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं। बप्पा रावल के सैन्य शिविर के कारण, बप्पा रावल के सैन्य शिविर के कारण पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नामकरण हुआ। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि शहर रावलपिंडी का नाम पड़ा। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, उसका नाम भी किसके सैन्य शिविर की वजह से पड़ा था? बप्पा रावल के सैन्य शिविर की वजह से पड़ा था। इसके अलावा एक हमारे इतिहासकार हुए थे सीवी वैद्य, इनका पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य। तो सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मॉर्टेल से की है। चार्ल्स मॉर्टेल से की है। तो सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मॉर्टेल से। अब बात करें कि चार्ल्स मॉर्टेल कौन है, तो एक फ्रांसीसी सेनापति जिसने मुगलों को सबसे पहले, या कहीं मुसलमानों को सबसे पहले पराजित किया था। तो वैसे ही बप्पा रावल ने क्या किया? गजनी के शासकों को पराजित किया। इसलिए सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मॉर्टेल से की है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बप्पा रावल की कुछ उपाधियां हैं, टाइटल्स ऑफ बप्पा रावल। बप्पा रावल की उपाधियां, बप्पा रावल की उपाधियां। तो बप्पा रावल की उपाधियां हम देखते हैं। बप्पा रावल की उपाधियां हैं, एक है चकवे, एक है राजगुरु, और एक है हिंदू सूरज। तो बप्पा रावल की 3 उपाधियां हैं। एक तो है हिंदू सूरज। ऐसा कहते हैं कि बप्पा रावल के पहले हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा बंद हो गई थी, क्योंकि क्या होता था कि विदेशी आक्रांता आते और मूर्तियों को तोड़ के गंदी जगह फेंक देते, या फिर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे देते। लोगों को लगा कि कहीं न कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया था। लेकिन बप्पा रावल आने के बाद में बप्पा रावल ने विदेशी आक्रांताओं को रोका, इसलिए यहाँ के लोगों में
विश्वास हो गया कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा राजा है जो हमको प्रोटेक्ट कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर वापस मूर्ति पूजा शुरू हो गई। इसलिए बप्पा रावल की उपाधि है हिंदू सूरज। कहने का मतलब हिंदुओं के लिए सूरज की तरह आया है ना, तो हिंदू सूरज। एक इनकी उपाधि है राजगुरु। राजगुरु, राजाओं का गुरु, गुरु तो है, देखो विदेशों तक हरा के आया है। और एक उपाधि इनकी और है चकवे, जिसका अर्थ होता है चारों दिशाओं का विजेता। तो ध्यान रखना, बप्पा रावल की 3 उपाधियां हैं, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। ठीक है। और एक चीज और देख लें, बप्पा रावल की छतरी। तो इनकी मृत्यु होती है नागदा में, और इनकी जो छतरी है वो भी कहां बनी हुई है, नागदा में। एक दो चीज और है बप्पा रावल के बारे में, वो हम लिख लेते हैं। 2 प्रशस्ति है, एक तो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसमें बप्पा रावल के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है विप्र। तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल के लिए, बाद में हम देखेंगे कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी थी आगे, लेकिन हाल अभी केवल आप ये ध्यान रख लें कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था, विप्र। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल के लिए विप्र शब्द का प्रयोग हुआ। विप्र, कौन से शब्द का प्रयोग हुआ, विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और एक प्रशस्ति और है जो भी बप्पा रावल के बारे में एक जानकारी देती है, वो प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति। तो रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार इसने एक बात बताई है, रणकपुर प्रशस्ति ये कहती है कि बप्पा रावल और काल भोज 2 अलग अलग व्यक्ति थे। और ये बात केवल रणकपुर प्रशस्ति में ही मिलती है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलती। लेकिन फिर भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल और काल भोज अलग अलग व्यक्ति थे। तो ध्यान रखना, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल व काल भोज अलग अलग व्यक्ति थे। वह काल भोज अलग अलग व्यक्ति थे, अलग अलग व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं बप्पा रावल के बारे में। अगर दोबारा हम बात करें बप्पा रावल की, तो बप्पा रावल इनका वास्तविक नाम था काल भोज। दोबारा देख लेते हैं एक बार। बप्पा रावल इनका वास्तविक नाम था काल भोज। प्रारंभ में बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराते थे। फिर हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मानमोरी को हराएंगे और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेंगे। राजधानी बनाएंगे नागदा को। इसके बाद हमने देखा आगे बप्पा रावल ने कैलाशपुरी नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। और एक चीज हमको ध्यान रखनी थी कि मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का क्या मानते हैं, दीवान। इसके बाद हमने देखा कि बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। उनमें से एक सिक्का मिला जिसका वजन था 115 ग्रेन। और ग्रेन क्या होता है, यूनिट होती है वजन मापने के लिए। इसके बाद हमने देखा गजनी के शासक सलीम को हराया और वहां पर अपने भतीजे को राजा बना दिया। इसके बाद हमने देखा कि बप्पा रावल ने जब ये गजनी अभियान के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान की एक जगह पर अपना सैन्य शिविर लगाया था और उस जगह का नाम है रावलपिंडी। इन्हीं के नाम से उस शहर का नाम पड़ा है। इसके बाद हमने देखा सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना की है चार्ल्स मार्टेल से। इसके बाद हमने देखी बप्पा रावल की उपाधियां। एक है उपाधि हिंदू सूरज, एक उपाधि है राजगुरु, एक उपाधि है चकवे। इसके बाद हमने देखा कि बप्पा रावल की छतरी कहां बनी हुई है, नागदा में। इसके बाद हमने 2 बातें और देखी थी। एक प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसमें बप्पा रावल के लिए विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हमने देखा रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल और काल भोज 2 अलग अलग व्यक्ति थे। अगले राजा पढ़ते हैं हम। कालांतर में एक राजा हुए मेवाड़ में जिनका नाम है अल्लट। तो हम अल्लट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका अन्य नाम।
अन्य नाम, तो इनका अन्य नाम है आलू रावल। तो आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आलू रावल मेवाड़ के किस शासक का नाम था। तो अल्लट का अन्य नाम हमको मिलता है आलू रावल। ठीक है, इनके टाइम की एक प्रशस्ति है जो हमें इनके बारे में काफी कुछ जानकारी देती है, और उस प्रशस्ति का नाम है सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति हमको काफी जानकारी देती है। पहली जानकारी तो ये देती है, देखो बप्पा रावल ने राजधानी बनाया था नागदा को। ठीक है, राजधानी क्या है? नागदा। और इन्हीं के राज्य में एक जगह और पड़ती है हाहड़। हम देखते हैं उदयपुर में आज एक जगह है हाहड़, और हाहड़ तत्कालीन समय में एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, है ना। तो अल्लट ने क्या किया, नागदा तो अपनी राजधानी थी, इसने क्या किया, अल्लट ने हाहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बना दिया, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां अधिक हुआ करती थी। तो पहली बात तो यही जानकारी मिलती है। सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, प्रशस्ति के अनुसार प्रशस्ति के अनुसार जानकारी जो हमको मिलती है उनको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहली जानकारी हमको ये मिलती है कि अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो पहली जानकारी हमको क्या मिलती है कि अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। पहली बात तो इसे जानकारी मिलती है कि अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके बाद में एक जानकारी और मिलती है कि अल्लट ने आहड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, वराह मंदिर का। ध्यान रखना, अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, हमने देखा कि हूण विदेशी आक्रांता थे, और हूणों की एक राजकुमारी थी हरिया देवी, और इस हरिया देवी का विवाह होता है किसके साथ? आहड़ के साथ। कहने का मतलब हरिया देवी वेट्स अल्लट। तो हरिया देवी का विवाह किससे होता है? अल्लट से। ये जानकारी भी हमको किससे मिलती है? सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। इसको भी हम लिख लेते हैं। तीसरी जानकारी, अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। और ध्यान रखना, ये मेवाड़ का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। और ये क्या था? मेवाड़ का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। अंतरराष्ट्रीय कैसे? क्योंकि हूणों को हम मानते हैं विदेशी,
और विदेश से अगर आप शादी करके ला रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विवाह। तो ध्यान रखना, अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था, विवाह किया था, और ये मेवाड़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इसके अलावा देखो और क्या जानकारी मिलती है, ये जो प्रशस्ति है ये हमको जानकारी देती है मेवाड़ की कर व्यवस्था की, है ना। यह मेवाड़ में कर व्यवस्था की जानकारी देती है, मेवाड़ में कर व्यवस्था की जानकारी देती है। जानकारी देती है। और क्या है कि इस प्रशस्ति में जो अल्लट है उसके अधिकारियों के नाम का उल्लेख भी मिलता है। इससे हम ये बात कह सकते हैं कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना किसने की थी, अल्लट ने। तो ध्यान रखना, पांचवी जानकारी, अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की। इस बात की जानकारी भी हमको किससे मिलती है, इस प्रशस्ति से मिलती है, सारणेश्वर प्रशस्ति। तो अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना किसने की, अल्लट ने। तो अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की। नौकरशाही की स्थापना की। स्थापना की। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और एक अभिलेख और है जो इनके टाइम का नहीं था, और उस अभिलेख का नाम है आठपुर अभिलेख। इनके टाइम पर नहीं था लेकिन इनके बारे में जानकारी देता है आठपुर अभिलेख। मेवाड़ में एक राजा हुए थे शक्ति सिंह, उसके टाइम का है, शक्ति कुमार, उसके टाइम का यह अभिलेख है। तो यह अभिलेख शक्ति कुमार के समय का है। शक्ति कुमार एक राजा हुए थे, उनके समय का है। कि समय का है, लेकिन जानकारी किसकी देता है, अल्लट की। कि समय का है लेकिन जानकारी किसकी देता है, अल्लट की। क्या जानकारी देता है अल्लट की, इसके अनुसार अल्लट की हमने देखा अभी शादी हुई थी हूण राजकुमारी हरिया देवी से। तो उस हूण राजकुमारी हरिया देवी ने एक गांव बसाया था और उस गांव का नाम है हर्षपुर। इसके अनुसार हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव बसाया। हर्षपुर नामक गांव बसाया था। ये जानकारी हमको कहां से मिलती है, आठपुर अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है। तो ये हमने पढ़ा अल्लट के बारे में। अगला हम राजा पढ़ेंगे, बीच में और भी कई राजा हुए जिनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। हम अगले जो प्रमुख राजा पढ़ेंगे उनका नाम है जैत्र सिंह। राजा का नाम है जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह के बारे में हम देखते हैं। यहां से देखो एक चीज और, टाइम पीरियड और शुरू हो जाएगा कि इस राजा ने कब से कब तक शासन किया, 1213 से 1253 तक। क्योंकि ये जो डेट्स लिखने का, जो ये सन लिखने का जो हमारे कल्चर में नहीं था, ये मुस्लिम आक्रांताओं में था। तो जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ पे अटैक करने लगे तो कहीं न कहीं उनकी वजह से फिर हमारा ये जो कालक्रम है वो लिखा जाने लगा।
तो ध्यान रखना, इससे पहले हमने जितने भी राजा पढ़े हैं मेवाड़ में, उनके आगे हमने टाइम पीरियड नहीं लिखा, लेकिन जैतर सिंह के आगे लिखा है। तो ध्यान रखना, जैतर सिंह का शासनकाल रहता है 1213 से 1253। देखो होता क्या है, ये दिल्ली है और ये अपना है मेवाड़, ठीक है। और दिल्ली का जो राजा है वो है इल्तुतमिश। और हमारी मेवाड़ का राजा है जैतर सिंह। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, इल्तुतमिश वर्सेस जैतर सिंह, और उस युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? भूताला का युद्ध। और ये युद्ध होता है 1227 में। युद्ध कब होता है? 1227 ईस्वी में। और इस युद्ध में जैतर सिंह जीत जाता है, इल्तुतमिश हार जाता है। तो इसके टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट घटना में पहली घटना है कि इसके टाइम पे एक युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 1227 में। ये युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में। आगे देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैतर सिंह मेवाड़ के राजा वर्सेस, इधर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश कहां का राजा है? दिल्ली का सुल्तान है, दिल्ली का राजा है, दिल्ली। तो ध्यान रखना, भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। किस किस के बीच में हुआ? जैतर सिंह जो कि मेवाड़ का राजा है और इल्तुतमिश जो दिल्ली का राजा है, दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में हम लिख लेते हैं आगे, इस युद्ध में जैतर सिंह विजयी रहा। जैतर सिंह विजयी रहा, ठीक है। हारा कौन? इल्तुतमिश हार गया। अब होता क्या है, युद्ध में जीत गया जैतर सिंह। अब इल्तुतमिश की जो लौटती हुई सेना है, जो युद्ध में बच गई सेना, वो जा रही थी नागदा और अहाहड़ से। अब जाती हुई सेना ने क्या किया? नागदा और अहाहड़ को क्या कर लिया? लूट लिया और इनमें आग लगा दी, है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हम लिख सकते हैं आगे, इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने, आगे हम लिखेंगे इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने लौटती हुई सेना ने इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा व अहाहड़ को तहस नहस कर दिया। नागदा व अहाहड़ को तहस नहस कर दिया। अब देखो होता क्या था कि नागदा और अहाहड़ दोनों राजधानियां हुआ करती थी मेवाड़ की, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि युद्ध में जीता तो जैतर सिंह, उसके बावजूद इनकी राजधानी को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, नागदा और अहाहड़ को। अब जैतर सिंह के पास दो ऑप्शन है, या तो नागदा और अहाहड़ का क्या करे? इसका उद्धार करे, जीर्णोद्धार करे और वापस इसको राजधानी बनाए, या इनके पास एक किला और है चित्तौड़गढ़, जिसको जीता था बप्पा रावल ने, उसको अपनी राजधानी बना ले। अब जैतर सिंह ने इनको वापस राजधानी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये दोनों नागदा और अहाहड़ दोनों कहां थे? समतल भूमि पर बने हुए थे। और समतल भूमि पे देखो, युद्ध में जीतने के बावजूद यहां पर क्या कर दिया? इनको तहस नहस कर दिया।
सेना ने, लौटती हुई सेना ने, इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने नागदा और आहाड़ को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। जबकि जीता कौन था, जैतर सिंह। तो जैतर सिंह ने सोचा कि स्थल भाग पे उसकी राजधानी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब चूंकि उसके पास एक किला भी है चित्तौड़ का, तो ध्यान रखना जैतर सिंह ने किसको राजधानी बनाया था, चित्तौड़ को। और ये चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का पहला शासक था। तो ध्यान रखना, आगे हम लिखेंगे जैतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया, ध्यान रखना ये जैतर सिंह के बारे में एक चीज और लिख लें, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का पहला शासक, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का पहला शासक। मेवाड़ का पहला शासक। पहला शासक, ये आप ध्यान रख लेना। साथ में हमारे एक हिस्टोरियन हुए हैं दशरथ शर्मा, उन्होंने इसी आधार पर यह कहा कि चित्तौड़ को जीतने वाला जो पहला शासक है वो कौन है, जैतर सिंह। ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सी अलग चीज है कि दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता के अनुसार, चित्तौड़ का प्रथम विजेता जैतर सिंह है, जैतर सिंह है। ध्यान रखना, दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता कौन है, जैतर सिंह है। साथ में दशरथ शर्मा ने जैतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा, यह भी ध्यान रखना। दशरथ शर्मा ने जैतर सिंह के काल को, जैतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा। ये काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा, स्वर्णकाल कहा। तो यह हमने पढ़ा जैतर सिंह के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।